तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुमित टीचिंग क्लासेस में। इसके पहले वाले वीडियो पार्ट 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के पार्ट 1 में हम कुछ पढ़ाए थे और आज के वीडियो में जो है उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं और आज का टॉपिक है विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो चलिए इसको आज हम पढ़ते हैं। विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं में पहला जो रासायनिक अभिक्रिया है वो है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। संयोजन का मतलब ही होता है जोड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। और यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब दोनों को अभिक्रिया करवाएंगे तो अभिक्रिया करने पर हमें प्राप्त होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। और हम जानते हैं कि समीकरण के बाएं हिस्से में जो होता है वो अभिकारक होता है और समीकरण के दाएं हिस्से में होता है वो क्या होता है? प्रतिफल होता है। उसके बाद में कार्बन और ऑक्सीजन का जब हम अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या प्राप्त होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। उसी प्रकार यदि हम हाइड्रोजन के 2 परमाणु और सल्फर के 1 परमाणु की जब हम अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें प्राप्त होगा हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या प्राप्त होगा? हाइड्रोजन सल्फाइड। आप यहाँ पर देखिएगा कि इस तीर के बाएं हिस्से में ये जो भी है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑक्सीजन या कार्बन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ये जो सल्फर जो है ये जो अभिकारक है, ये क्या है? अभिकारक। और अभिकारक की संख्या कितना है? तो 2 है। कितना है? 2 या 2 से अधिक भी हो सकता है। 2 या 2 से अधिक भी हो सकता है। और आप देखिएगा तीर के उस पार, एरो के उस पार यानी कि दाएं हिस्से में आप देखिएगा कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के अभिक्रिया के फलस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड बना है। और ये जो है इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद, या अंग्रेजी में प्रोडक्ट, या इसी को प्रतिफल कहते हैं। और इसकी अगर हम संख्या देखेंगे तो प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद की संख्या कितना है? 1 है। कितना है? 1 है। तो यहाँ से इसी अभिक्रिया से इस संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया की परिभाषा कुछ इस प्रकार निकलता है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में रासायनिक अभिक्रिया करेंगे और अभिक्रिया करने के फलस्वरूप जब एक उत्पाद बनाएंगे तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। क्या कहेंगे? संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। एक बार फिर से बोलिए, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहेंगे? तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करे तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। देखिए, जो संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया है, प्रायः जब ये अभिक्रिया होती है तो इसमें जो है ऊष्मा निकलते हैं। क्या निकलते हैं? ऊष्मा। जो कुछ मात्रा में, थोड़ा मात्रा में जो है ऊष्मा निकलते हैं संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया में। और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप ऊष्मा का उत्पन्न हो, ऊष्मा क्या हो? उत्पन्न हो, तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया जो है इसको हम ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया भी हम कह सकते हैं। समझ गए? उसके बाद में आइए दूसरा हम पढ़ते हैं। और इसमें दूसरा जो है वियोजन या विघटन अभिक्रिया। आपका दूसरा जो रासायनिक अभिक्रिया है वो क्या है? वियोजन या अपघटन। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ये जो अभिक्रिया जो है ये संयोजन या संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया के एकदम जस्ट उल्टा है। नहीं, ये जो वियोजन या अपघटन का क्या है? अपघटन क्या है? संयोजन का जस्ट उल्टा। इसके नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा। वियोजन या अपघटन यानी कि अलग अलग होना, और संयोजन मतलब क्या होता है? जोड़ना। और वियोजन का मतलब क्या होता है? अलग अलग होना। नहीं, संयोजन के जस्ट उल्टा है। कैसे उल्टा है? तो आइए सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। और एग्जाम्पल में हम लेते हैं KMnO4। आप बताइए इसको क्या कहते हैं? KMnO4 को क्या कहते हैं? हाँ, पोटेशियम परमैंगनेट। क्या कहते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट। और यदि जब हम पोटेशियम परमैंगनेट को हम गर्म करेंगे, क्या करेंगे? गर्म करेंगे, तो हमें प्राप्त होगा K2Mn
K2MnO4, क्या प्राप्त होगा? K2MnO4। और इसे क्या कहते हैं? K2MnO4 को क्या कहते हैं? पोटेशियम मैग्नेट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पोटेशियम मैग्नेट कहते हैं। और साथ में प्राप्त होगा MnO2, क्या प्राप्त होगा? MnO2। और MnO2 को हम मैग्नीज डाइऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नीज डाइऑक्साइड। और साथ में जो है O2 का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? O2 का। कहने का मतलब ये है कि यदि पोटेशियम पर मैग्नेट को यदि हम गर्म करेंगे तो गर्म करने के उपरांत जो है पोटेशियम मैग्नेट और साथ में जो है मैग्नीज डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? मैग्नीज डाइऑक्साइड का निर्माण होगा और साथ में ऑक्सीजन का निर्माण होगा। उसी प्रकार एक और हम यहाँ पर जो है पदार्थ लेते हैं, जैसे कि CaCO3। क्या लेते हैं? CaCO3। और बताइए CaCO3 कौन है? किसका रासायनिक? हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3, जिसको हम शायद खरिया भी कहते हैं, कल चूना पत्थर कहते हैं, सॉरी, इसको क्या कहते हैं? चूना पत्थर। और CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट या चूना पत्थर को यदि हम गर्म करें, क्या करें? गर्म करें, तो प्राप्त होता है CaO। क्या प्राप्त होता है? CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में O2 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? O2 प्राप्त होता है। ठीक है। उसी प्रकार एक और हम पदार्थ लेते हैं, जैसे कि KNO3। क्या लेते हैं? KNO3। और KNO3 को क्या कहते हैं? एक किसका रासायनिक सूत्र है? पोटेशियम नाइट्रेट का। किसका रासायनिक सूत्र है? पोटेशियम नाइट्रेट का। और यदि हम पोटेशियम नाइट्रेट को फिर से यहाँ पर हम गर्म करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? गर्म। तो गर्म करेंगे तो हमें प्राप्त होगा KNO2 यानी कि पोटेशियम नाइट्राइट। क्या होगा? पोटेशियम नाइट्राइट। और साथ में जो है O2 यानी कि ऑक्सीजन की प्राप्ति होगी। और 3 यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिए हैं अपघटन अभिक्रिया को समझाने के लिए। और हम इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि आप बताइए, इस समीकरण के बाएं हिस्से में जो होता है उसे क्या कहते हैं? अभिकारक। और समीकरण के दाएं हिस्से में होता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिफल, प्रोडक्ट या उत्पाद। और आप यहाँ पर देखेंगे कि तीनों एग्जाम्पल में जो है अभिकारक की संख्या कितना है? एक। मात्र एक अभिकारक है, मात्र एक अभिकारक है। लेकिन तीनों समीकरण में जो है प्रतिफल या प्रोडक्ट की संख्या कितना है? 2 या 2 से अधिक। 2 या 2 से अधिक है। क्या 2 या 2 से अधिक है? प्रोडक्ट या प्रतिफल। तो ऐसा रासायनिक समीकरण, ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करे, तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। किसे कहते हैं? तो ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण करे, तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? वियोजन या विघटन रासायनिक अभिक्रिया। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लाइट कट गया है। इन्वर्टर तो है नहीं कि इन्वर्टर हम स्टार्ट कर देंगे। ये दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है ना? तो चलिए हम यही से पढ़ते हैं, कोई बात नहीं। दिखाई दे रहा है? फिर से, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर जो है 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करे, तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। और देखिए, इस रासायनिक अभिक्रिया में गर्म करना पड़ता है, अर्थात उष्मा देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? उष्मा देना पड़ता है। और ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा दिया जाए, वैसे रासायनिक अभिक्रिया को उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। नहीं, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या दिया जाए? उष्मा दिया जाए, वैसे रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। नहीं, देख रहे हैं यहाँ पर संयोजन या संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया उष्माक्षेपी है, इसमें उष्मा निकल रहा है। लेकिन वियोजन या अपघटन अभिक्रिया में हमको उष्मा देना पड़ रहा है, गर्म करना पड़ रहा है। तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा दिया जाता है, वैसे रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उष्माशोषी। समझ गए ना?
दो रासायनिक अभिक्रिया समझ गए। आइए अब हम तीसरा रासायनिक अभिक्रिया क्या है उसको हम समझते हैं। और तीसरा में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तीसरा में क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया अभी बताए हैं कि ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा क्या हो, निकले। ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न हो, वैसे रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। और जैसे कि एग्जाम्पल में CaO, आप बताइएगा CaO का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। और इसी को हम कली चूना भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? कली चूना। ये वही चूना है जिसको पानी में रखकर जो दीवार को पेंट कर देते हैं, ये वही चूना है जिसको खैनी में मलते हैं। नहीं, CO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया हम जल से करवाए, या जल में जब हम कैल्शियम ऑक्साइड रखेंगे तो होगा ये कि निर्माण होगा CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसके साथ में जो है उष्मा का उत्पन्न होगा। इसमें के साथ में क्या उत्पन्न होगा? उष्मा उत्पन्न होगा, यानी कि उष्मा निकल रहा है। और वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा उत्पन्न होता है, वैसे रासायनिक अभिक्रिया क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको तीनों रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ गया होगा। आ गया होगा ना? तो अब हम अगला रासायनिक अभिक्रिया पे आते हैं। और अगले रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ाने के लिए हमको बोर्ड को साफ करना पड़ेगा, जैसा हम कर रहे हैं। 10 सेकंड के लिए आप वेट कीजिए, ठीक है? तीन हो गए। उसके बाद में चौथा जो है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। चौथा क्या है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो आइए हम समझते हैं। और हम समझेंगे बिल्कुल आसान भाषा में, वैसे समझाएंगे जैसे कि आपको समझ में आ जाए। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक समीकरण लेते हैं। और समीकरण में CH4, और बताइएगा CH4 का रासायनिक नाम क्या है? मीथेन। क्या है? मीथेन। ये मीथेन का रासायनिक सूत्र है। और मीथेन को यदि आप क्लोरीन से अभिक्रिया करवाइए, मीथेन को किससे अभिक्रिया करवाना है? क्लोरीन से। लेकिन ये अभिक्रिया अंधेरा में करवाना है। कहाँ करवाना है? अंधेरा में। तो उत्पाद के रूप में कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। उत्पाद के रूप में कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। कुछ है? यदि मीथेन को क्लोरीन से अभिक्रिया करवाए लेकिन अंधेरा में, तो उत्पाद के रूप में कुछ भी नहीं बनेगा। और इसके जैसा एक और एग्जाम्पल H2 यानी कि हाइड्रोजन की अभिक्रिया हम क्लोरीन से करवाते हैं। किससे करवाते हैं? क्लोरीन से। तो जैसा तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन को क्लोरीन से अभिक्रिया कराने पर HCl बनता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो हमारे अमाशय में पाया जाता है। लेकिन यदि इसको हम अभिक्रिया अंधेरा में करवाएंगे, कहाँ करवाएंगे? अंधेरा में, तो फिर से पहले स्थिति के जैसा यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट बनने वाला नहीं है। लेकिन यदि हम CH4 यानी कि मीथेन की अभिक्रिया फिर से क्लोरीन से करवा रहे हैं, लेकिन अब की बार जो है प्रकाश में करवाएंगे। अब की बार कहाँ करवाएंगे? प्रकाश में। प्रकाश की उपस्थिति में करवाएंगे, तो वहां पर जो है बनता है CH3Cl। CH3Cl यानी कि मेथिल क्लोराइड। क्या बनता है? मेथिल क्लोराइड। इसका हम नाम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि CH3Cl का रासायनिक नाम क्या है? मेथिल क्लोराइड। और इसके साथ बनता है HCl। इसके साथ क्या बनता है? HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बनता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अच्छा, अंधेरा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं ना है? साफ साफ दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, चलिए। तो यदि मीथेन की अभिक्रिया हम क्लोरीन से करवाएंगे प्रकाश में, तो क्या बनेगा? मेथिल क्लोराइड। और इसके साथ साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देख रहे हैं ना? यही दो पदार्थ है, लेकिन अंधेरा में करवा रहे हैं तो कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही प्रकाश में करवा रहा है तो मेथिल क्लोराइड और साथ में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जा रहा है। नहीं, एकदम वैसे ही फिर से हाइड्रोजन की अभिक्रिया हम क्लोरीन से करवा रहे हैं, लेकिन अब की बार अंधेरा में नहीं होगा।
अब की बार प्रकाश में होगा, तो यहाँ पर बनेगा HCl। क्या बनेगा? HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नहीं देख रहे हैं ना, अभिक्रिया यदि अंधेरा में करवा रहे हैं तो कोई किसी भी प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है? नहीं हो रहा है। लेकिन वही सेम पदार्थ की अभिक्रिया यदि हम प्रकाश में कर रहे हैं तो एक में मेथिल क्लोराइड और एक में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन रहा है। कहने का मतलब यह है कि ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसके लिए प्रकाश चाहिए, या ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न हो, वैसे रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसके लिए प्रकाश चाहिए, या ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में हो, वैसे रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। समझ में आ गया? तो चलिए अब हम अगला अभिक्रिया समझाते हैं, और अगला अभिक्रिया जो है वो है वैद्युत अपघटन। क्या है? वैद्युत अपघटन, जिसको अंग्रेजी में हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। ये 4 नंबर वाला है ना, वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन, बल बंद कर दे, सही है? चलिए, वैद्युत अपघटन क्या हम पढ़ने वाले हैं? वैद्युत अपघटन। और वैद्युत अपघटन को अंग्रेजी में इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं। वैद्युत अपघटन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। तो आइए इसको हम समझते हैं। वैद्युत अपघटन के लिए सबसे पहले जो है आपको एक बर्तन लेना होगा। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया को समझना है तो इसके लिए आपको क्या लेना होगा? एक बर्तन। क्या लेना होगा? एक बर्तन। चलिए ये छोटा बर्तन हो गया, थोड़ा हम बड़ा बर्तन लेते हैं, ठीक है? बोर्ड पर जो एकदम लाइन खींच देना, बड़ा बर्तन हो गया। ये क्या है? बर्तन। क्या है? बर्तन। और इस बर्तन में जो है हम 2 ग्रिड लेंगे। इस बर्तन में क्या लेंगे? 2 ग्रिड कहिए या 2 छर कहिए, हाँ, या 2 रड कहिए, ठीक है, आपकी जैसी मर्जी। नहीं, इस बर्तन में हम क्या लेते हैं? 2 ग्रिड या 2 छर। नहीं, और ये दोनों ग्रिड जो है धातु का बना है। ये जो दोनों ग्रिड है वो किसका बना हुआ है? धातु का। नहीं, और एक ग्रिड जो है इस पर हम धन आवेश को लेते हैं। इस पर कौन सा आवेश है? धन आवेश। और एक ग्रिड जो है उस पर हम ऋण आवेश को लेते हैं। कौन सा आवेश को? ऋण आवेश को। और विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस में जिस ग्रिड पर धन आवेश होता है उस ग्रिड को हम कैथोड कहते हैं। उस ग्रिड को क्या कहते हैं? कैथोड। कैथोड। नहीं, उस ग्रिड को क्या कहते हैं? कैथोड। और विद्युत अपघटन में जिस ग्रिड पर धन आवेश होता है उस ग्रिड को हम एनोड कहते हैं। उस ग्रिड को क्या कहते हैं? एनोड। उस ग्रिड को क्या कहते हैं? एनोड। समझ गए ना? एक बर्तन लिए, बर्तन में 2 छर लिए, दोनों का दोनों छर धातु का है। एक छर पर धन आवेश है, एक छर पर ऋण आवेश है। ऐसा छर जिस पर ऋण आवेश है उसको इलेक्ट्रोलाइसिस में कैथोड कहते हैं, और ऐसा छर जिस पर धन आवेश है उसको इलेक्ट्रोलाइसिस में हम क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। अरे इस किताब को भी वही गिरना था। समझ गए ना? यहां तक समझ गए? उसके बाद में देखिए, उसके बाद में एक बैटरी लेंगे। क्या लेंगे? बैटरी। एक क्या लेंगे? बैटरी। और जैसे आपको पता होना चाहिए बैटरी में क्या भरा होता है? कौन सा अम्ल? सल्फ्यूरिक अम्ल। और सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2SO4। चलिए आपको याद है, बहुत अच्छी बात है। नहीं, और उसके बाद में एक वायर लेंगे, तार लेंगे, और तार को जो है बैटरी में यहाँ पर एक ऋण आवेश होता है और एक धन आवेश होता है। तो एक तार को कैथोड से जो है कैथोड से जोड़ेंगे, किसमें? बैटरी के एक सिरे पे। बैटरी के एक सिरे में। नहीं, यहाँ पर जोड़ ही देते हैं, तुम लोग कहो कि अलग ही रख दिए, फिर वाईफाई से काम चलने वाला है। नहीं,
और एक जो तार जो है एनोड से जोड़ेंगे। एक तार कहां से जोड़ेंगे? एनोड से। और एनोड से तो एक तार रहेगा, लेकिन इसका एक सिरा जो है बैटरी के धन आवेश से जुटने वाला है। समझ गए ना? उसके बाद विद्युत अपघटन कराएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे। और याद रखिएगा, जिस पदार्थ का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना हो, चाहे आप इलेक्ट्रोलाइसिस NaCl का करवाइए यानी कि सोडियम क्लोराइड का, चाहे आप इलेक्ट्रोलाइसिस CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड का करवाइए, चाहे MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का करवाइए, जिस पदार्थ का इलेक्ट्रोलाइसिस कराना होता है उस पदार्थ को सबसे पहले हम जलीय विलयन में लाते हैं। किसमें? जलीय विलयन में। कहने का मतलब ये है कि जल में घोल दीजिए तो जलीय विलयन हो जाएगा। अगर NaCl को जल में घोल देंगे तो क्या हो जाएगा? वो जलीय विलयन तैयार हो जाएगा। समझ में आ गया? जिस पदार्थ का इलेक्ट्रोलाइसिस कराना होता है उस पदार्थ को सबसे पहले हम कहां लाते हैं? जलीय विलयन में। मान लीजिए NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है तो NaCl का पहले हम जलीय विलयन तैयार करेंगे, पानी में घोल देंगे, NaCl हो गया, जलीय विलयन तैयार हो गया NaCl का। और इस प्रकार हम इस बर्तन में रख देंगे। इस कहाँ रख देंगे? बर्तन में। वैसे बर्तन जिसमें दो क्षार है, एक एनोड है एक कैथोड है, उसी बर्तन में हम NaCl के जलीय विलयन को क्या कर देंगे? रख देंगे। नहीं, जैसे ही इसमें हम NaCl रखेंगे, जैसे इसमें क्या रखेंगे? NaCl, और रखने के बाद में हम जैसे इसमें हम विद्युत धारा का प्रवाहित करवाएंगे, वैसे ही होगा क्या कि NaCl में जो है NaCl जो है आयन में टूट जाएंगे। NaCl कहां टूट जाएंगे? आयन में। और इस प्रकार जो ये NaCl सोडियम पर धन आवेश और क्लोरीन पर जो है ऋण आवेश हो जाएंगे। आयन किसे कहते हैं? तो आवेशित परमाणु को ही हम क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। आयन किसे कहते हैं? आवेशित परमाणु को ही हम क्या कहते हैं? आयन। NaCl को हम इस बर्तन में रखेंगे, NaCl का जलीय विलयन को, और जैसे यहां से विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे तो होगा क्या कि सोडियम जो है धन आवेश में टूट जाएंगे और क्लोरीन जो है ऋण आवेश में टूट जाएंगे। और इस प्रकार जो है ये आयन का निर्माण कर लेंगे। किसका निर्माण कर लेंगे? आयन का। और आयन किसे कहते हैं? तो आवेशित परमाणु को हम क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। अब बात ये रहा कि सोडियम पर धन आवेश क्यों हुआ, क्लोरीन पर ऋण आवेश क्यों हुआ? ये धन आवेश क्लोरीन पे क्यों नहीं हुआ, ये ऋण आवेश सोडियम पर क्यों नहीं हुआ? तो याद रखिएगा, सोडियम धातु है और धातु पर हमेशा धन आवेश, धातु पर हमेशा कौन सा आवेश? धन आवेश का निर्माण होता है। और ये भी याद रखिएगा, Cl यानी कि क्लोरीन अधातु है और क्लोरीन पर हमेशा ऋण आवेश होता है। क्लोरीन पर हमेशा कौन सा आवेश? ऋण आवेश होता है। समझ में आ गया? सोडियम पर धन आवेश क्यों हुआ है? क्योंकि सोडियम धातु है और धातु हमेशा धन आयन का निर्माण करते हैं। क्लोरीन पर ऋण आवेश क्यों हुआ है? क्योंकि क्लोरीन अधातु है और अधातु हमेशा ऋण आयन का निर्माण करते हैं। समझ में आ गया? तो NaCl के जलीय विलयन को जैसे ही हम बर्तन में रखे हैं और बर्तन में रखने के बाद जब हम यहाँ से जो हम विद्युत धारा को प्रवाहित किया है तो NaCl क्या हुआ है कि आयन में टूट गया है। सोडियम पर धन आवेश और क्लोरीन पर ऋण आवेश। अब होगा ये कि सोडियम जिस पर धन आवेश है, इस सोडियम को जो है खींच लेगा। कौन खींचेगा? तो कैथोड। कौन खींचेगा? कैथोड खींचेगा। इस सोडियम को कैथोड जो है अपने ऊपर जमा कर लेगा। सोडियम को कैथोड क्या कर लेगा? अपने ऊपर जमा कर लेगा। और ये जो क्लोरीन जो है जिस पर ऋण आवेश है, इसको जो है एनोड अपने ऊपर जमा कर लेगा। इसको लाइट आ गया जी, बंद हो गया, इसको भी बंद करना है, ठीक है? नहीं, इसको इधर कर दीजिए। चलिए इधर देखिए, रहने दीजिए, इधर देखिए। तो हम क्या कर रहे हैं कि सोडियम जिस पर धन आवेश है, धन आयन है, इसको जो है कैथोड खींच लेगा, यानी कि कैथोड के ऊपर जम जाएगा। और ये जो क्लोरीन जिस पर ऋण आवेश है, ये जो है एनोड पर जम जाएगा। कहां जम जाएगा? एनोड। क्यों जम जाएगा? सोडियम कैथोड पर ही क्यों गया है? सोडियम एनोड पर क्यों नहीं गया है? तो याद रखिएगा, सोडियम पर धन आवेश है और कैथोड पर ऋण आवेश है,
और हमेशा धन आवेश ऋण आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित। यहाँ पर एनोड पर धन आवेश है लेकिन क्लोरीन पर ऋण आवेश है, और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत आवेश है, इसलिए इस क्लोरीन को आकर्षित कर लेगा ये एनोड, और इस प्रकार NaCl का जो है क्या हो जाएगा? वैद्युत अपघटन हो जाएगा। समझ में आ गया? एक और बात याद रखिएगा कि वैद्युत अपघटन सभी यौगिक का नहीं होता है। वैद्युत अपघटन सभी यौगिक का नहीं होता है। अगर आप चाहिएगा कि सारे यौगिक का वैद्युत अपघटन हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। तो किसका वैद्युत अपघटन होता है? तो वैसा यौगिक जिसमें एक धातु हो और एक अधातु हो, वैसे ही यौगिक का जो है वैद्युत अपघटन होता है। वैसे ही यौगिक का वैद्युत अपघटन होता है। वैद्युत अपघटन कराने के लिए यौगिक में क्या चाहिए? तो यौगिक में एक धातु चाहिए और एक जो है अधातु चाहिए। एक धातु चाहिए, एक अधातु चाहिए, तभी उस यौगिक का वैद्युत अपघटन होगा, वरना उस यौगिक का वैद्युत अपघटन नहीं होगा। तब वैद्युत अपघटन आप लोग समझ गए ना? हैं? वैद्युत अपघटन समझ गए? तो बस आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। वीडियो को यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।